हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस माइनर 5th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, इसकी जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, वो सारे टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी की पूरी इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जितने भी यूनिट्स हैं आपकी उन सभी यूनिट्स को इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिलती रहे। इसके अलावा इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगर आप इतने भी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़कर चले जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा लास्ट तक, ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं तथा इनका महत्व क्या है। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है अलग अलग देशों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जब हम स्टडी करते हैं, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि अलग अलग देश जो हैं उनके बीच में कैसे संबंध हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या सांस्कृतिक स्तर पर। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि अलग अलग देशों के बीच में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्तर पर क्या संबंध हैं, कैसे अलग अलग देश एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, अलग अलग देशों के बीच में क्या क्या संधि तथा समझौते होते हैं, इन सब का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा राष्ट्रों के बीच में संबंध की बात करें, ठीक है, उसको बोला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सिर्फ राष्ट्र के संबंध का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें यह भी देखा जाता है कि अलग अलग राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच में क्या संबंध है, जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। ठीक है, अब अलग अलग देशों में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या जो गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनके बीच में क्या संबंध है, इस पर भी स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व क्या है। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व की, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने पर हमको काफ़ी मदद मिलती है अपने राष्ट्र तथा दूसरे राष्ट्र के बीच के संबंध को जानने में। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसके अध्ययन से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि अलग अलग देश जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न देशों के बीच में संघर्ष तथा युद्ध को रोकने के लिए समाधान भी प्रदान करते हैं, ताकि भविष्य में कोई युद्ध ना हो अलग अलग देशों के बीच में। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन भी स्थापित किए जाते हैं ताकि शांति बनाई जा सके। ठीक है, ताकि शांति स्थापित की जा सके, तो इसके लिए बहुत सारे संगठन भी स्थापित किए जाते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, दूसरा है आर्थिक सहयोग तथा विकास। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये आर्थिक सहयोग तथा विकास को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। देशों के बीच में व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई जाती है। आर्थिक वैश्वीकरण से विकासशील देशों को लाभ मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये आर्थिक सहयोग तथा विकास को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। थर्ड है संयुक्त समस्याओं का समाधान। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के द्वारा क्या किया जाता है, जो समस्याएं हैं, जो संयुक्त समस्या है, संयुक्त समस्या का मतलब होता है वो समस्या जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेस की जा रही है सभी राष्ट्रों के द्वारा। ठीक है, पूरे विश्व की जो समस्या है उनको संयुक्त समस्या कहा जाता है। ठीक है,
तथा जिन समस्याओं का समाधान करने के लिए संयुक्त रूप से हमें कार्य करना होगा, ऐसी समस्या जो है वो संयुक्त समस्या कहलाती है। अब संयुक्त समस्याओं के समाधान के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध मदद करते हैं। संयुक्त समस्या जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशों के बीच में कूटनीति तथा संवाद को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आदान प्रदान। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ाते हैं। अलग अलग देशों के बीच में सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदान प्रदान से वैश्विक समझ बढ़ती है, जिससे हमको पता चलता है कि दूसरे विश्व में हमारे विश्व में जो दूसरे देश हैं उनमें कैसी संस्कृति है। ठीक है। तो इन सब के बारे में भी हमको कैसे पता चलता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के द्वारा पता चलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर्यटन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का भी विकास करते हैं, जिससे सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदान प्रदान होता है तथा वैश्विक समझ बढ़ती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से हमको तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रगति व विकास में भी मदद मिलती है। ठीक है। ये देशों के बीच में सहयोग के द्वारा तकनीकी तथा वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देता है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के द्वारा हमें मदद मिलती है कि हम वैश्विक चुनौतियों से निपट सकें। ठीक है। तो ये क्या थे? महत्व थे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म। आदर्शवाद एक विचारधारा है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दौरान किया जाता है। अब ये एक विचारधारा है जिसके द्वारा हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में और अच्छे से पता चलता है। तो आइए जानते हैं आदर्शवाद विचारधारा क्या कहती है। तो आदर्शवाद एक बहुत ही मुख्य सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह नैतिक मूल्य, आदर्श तथा सहयोग की भूमिका पर जोर देता है। ठीक है। अब जैसे आपको नाम से पता चल गया आदर्शवाद। आदर्शवाद जो है ये आदर्शवादी है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें महत्व दिया जाता है आदर्शों को, नैतिक मूल्यों को। अब आदर्शवाद की जो विचारधारा है ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मूल्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग देश जो है उनको सामूहिक विकास के लिए अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। हर देश को अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए तथा हर देश के कुछ आदर्श होने चाहिए ताकि वो दूसरे देश के साथ अच्छे से व्यवहार करे तथा परस्पर सहयोग विकसित कर सके। ठीक है। आदर्शवाद की जो विचारधारा है ये सामूहिक विकास पर जोर देती है कि हर देश का विकास हो। ऐसा ना हो कि हर देश अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, बल्कि हर देश को सामूहिक विकास के बारे में सोचना चाहिए कि सिर्फ खुद का नहीं बल्कि सबका विकास हो। ठीक है। इसके लिए क्या ज़रूरी है? नैतिक मूल्य तथा आदर्शों का पालन करना। आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य है दुनिया में शांति तथा सहयोग को बढ़ावा देना। आइए अब जान लेते हैं आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत। तो अगर हम आदर्शवाद के सिद्धांतों की बात करें तो इसका पहला सिद्धांत है नैतिकता तथा मूल्यों को महत्व। आदर्शवादी जो है उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिक तथा मानवीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि हर देश को अपने मानवीय मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। हर देश को ऐसा कार्य करना चाहिए जो कि नैतिक रूप से सही हो। इसके अलावा कुछ मानवीय मूल्यों पर ये जोर देते हैं जैसे न्याय, समानता तथा मानव अधिकार। दूसरा है सहयोग पर जोर। आदर्शवादी जो है ये मानते हैं कि राष्ट्रों के बीच में परस्पर सहयोग होना चाहिए तथा आपसी समझ का उपयोग करके संघर्ष व युद्ध को टालने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कि ये युद्ध का विरोध करते हैं। ठीक है। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। अब जो आदर्शवादी है ये बोलते हैं कि शांति की स्थापना के लिए हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आदि। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं विश्व में शांति बनाए रखने में। तो यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर भी जोर देते हैं।
इसके अलावा आदर्शवादी जो है ये युद्ध का विरोध करते हैं, हिंसा का विरोध करते हैं। ये बोलते हैं कि वार्तालाप यानी कि डिस्कशन करके तथा कूटनीति का उपयोग करके शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं आदर्शवाद के कुछ प्रमुख विचारक। तो आदर्शवाद के प्रमुख विचारकों में पहला नाम आता है वुडरो विल्सन का। वुडरो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने आदर्शवाद का समर्थन किया। उन्होंने 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया। ठीक है, इसको उन्होंने क्यों पेश किया था? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग के लिए। इसमें उन्होंने आदर्शवाद का महत्व बताया था तथा उन्होंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बड़े समर्थक कौन थे आदर्शवाद के? वुडरो विल्सन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल कार्यक्रम भी पेश किया था, एक खास कार्यक्रम पेश किया था आदर्शवाद के समर्थन में, जिसका नाम था 14 सूत्रीय कार्यक्रम। ठीक है, सेकंड है इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत जो थे, इनका विचार था कि लोकतांत्रिक देश आपसी संघर्ष से बच सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं। इन्होंने भी कहा था कि आदर्शवाद का उपयोग अगर हम करें, अगर हम आदर्शवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग चलें, तो इससे क्या होगा? लोकतांत्रिक देश जो है ये आपसी टकराव से, आपसी संघर्ष से बच सकते हैं तथा समाज में शांति की स्थापना कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आदर्शवाद की आलोचना। तो आदर्शवाद के आलोचक भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आदर्शवाद जो है ये व्यावहारिक नहीं है। व्यावहारिक नहीं है मतलब कि अगर हम नॉर्मल लाइफ देखें, अगर हम अपनी वर्तमान स्थिति देखें तो बहुत मुश्किल है शांति की स्थापना बनाए रखना और युद्ध से बचना, क्योंकि कई बार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से युद्ध करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो वो मानते हैं कि आदर्शवाद जो है ये व्यावहारिक नहीं है वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो। इसके अलावा इसके आलोचक बोलते हैं कि ये दुनिया की शक्ति, राजनीति तथा स्वार्थी प्रकृति को नज़रअंदाज करता है, क्योंकि आदर्शवाद मानता है कि हर देश क्या चाहता है कि सामूहिक विकास हो, यानी कि सभी देशों का एक साथ विकास हो, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो दुनिया के जितने भी देश हैं वो खुद अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी है, उनकी जो प्रकृति है वो स्वार्थी प्रकृति है और आदर्शवाद इस स्वार्थी प्रकृति को नज़रअंदाज करता है। तो इसलिए आदर्शवाद की आलोचना भी देखने को मिलती है। वास्तविकता में जितने भी राष्ट्र है वो अपने स्वार्थ के लिए नैतिकता को पीछे छोड़ देते हैं और वर्तमान में भी ये देखा जाता है कि हमेशा लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नैतिकता को भूल जाते हैं। तो आदर्शवाद के आलोचक भी यही बोलते हैं, यही मत देते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म की विचारधारा। तो अगर हम बात करें यथार्थवाद की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख सिद्धांत है जो मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। पहला है राज्य केंद्रित दृष्टिकोण। यथार्थवादी जो है ये राष्ट्र राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मुख्य इकाई मानते हैं। ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एग्जिस्ट करती है क्योंकि राष्ट्र तथा राज्य एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अस्तित्व किससे है? राष्ट्र से है। अगर राष्ट्र या राज्य नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका भी अस्तित्व मिट जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्र तथा राज्य के अस्तित्व पर जोर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। दूसरा, ये मानते हैं कि प्रत्येक राज्य का मुख्य लक्ष्य होता है अपनी संप्रभुता तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। हर राष्ट्र चाहता है कि वो अपनी संप्रभुता को कायम रखें तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें। दूसरा है शक्ति का महत्व। जो यथार्थवादी है ये शक्ति यानी कि पावर पर जोर देते हैं। ये बोलते हैं कि शक्ति को राज्य के बीच में संबंधों का केंद्र माना जाता है। जितने भी राज्य हैं उनके केंद्र में एक ही विचारधारा है, वो है शक्ति को बढ़ाने की। ठीक है, हर राज्य, हर राष्ट्र चाहता है कि वो अपनी शक्ति को बढ़ा पाए। सैन्य शक्ति तथा आर्थिक संसाधन जो है इनका उपयोग करना चाहता है हर देश, क्योंकि किसी भी देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य जो स्रोत है वो है सैन्य शक्ति तथा आर्थिक संसाधन। किसी देश की शक्ति कितनी ज़्यादा है ये कैसे देखी जाती है? उस देश के या उस राष्ट्र की सैन्य शक्ति तथा आर्थिक संसाधन को देखकर। ठीक है, जिस देश के पास जितने आर्थिक संसाधन होंगे उसके पास उतनी शक्ति होगी।
तो इसीलिए राज्य की शक्ति का स्रोत क्या है? आर्थिक संसाधन तथा सैन्य शक्ति। इसलिए हर देश क्या करता है? अपनी सैन्य शक्ति तथा आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करता है ताकि वो शक्तिशाली बन सके। नेक्स्ट है अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यानी कि जो यथार्थवादी है, जो रियलिस्ट है, वो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है, यानी कि अनार्किक है। मतलब कि इसके केंद्रीय प्राधिकरण में कोई भी शामिल नहीं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर सके, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को और बेहतर बना सके। ठीक है, तो यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है ये अराजक है। राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता है तथा स्वयं प्रयास करना पड़ता है अपनी सुरक्षा को बनाए रखने का। नेक्स्ट है युद्ध तथा संघर्ष को स्वाभाविक मानना। जो यथार्थवादी है, जो रियलिस्ट है, वो मानते हैं कि युद्ध तथा संघर्ष स्वाभाविक पहलू है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग अलग देशों के बीच में युद्ध तथा संघर्ष होते ही रहते हैं। राज्य अपनी सुरक्षा तथा शक्ति के लिए आवश्यक होने पर युद्ध का सहारा लेते हैं। जब राज्यों को लगता है कि अपनी सुरक्षा तथा शक्ति को कायम रखने के लिए, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनको युद्ध करना होगा, तो ऐसे टाइम पर राज्य जो है उनको युद्ध का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो अपनी सुरक्षा तथा शक्ति को कायम रख सकें। नेक्स्ट है मानव प्रकृति पर आधारित दृष्टिकोण। अब यथार्थवादी जो वो मानते हैं कि जो मानव है ये स्वभाव से स्वार्थी होता है। ठीक है, शक्ति लिप्सु यानी कि शक्ति की चाह रखने वाला होता है। तो क्योंकि मानव स्वार्थी है तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो राज्य पर भी लागू होता है। यथार्थवादी मानते हैं कि जो राज्य है वो भी स्वार्थी है तथा शक्ति लिप्सु है, यानी कि शक्ति को बढ़ाने की चाह रखने वाला है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अभी हमने जाना यथार्थवाद के बारे में तथा यथार्थवाद की विचारधारा के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय तरीकों का उपयोग करना। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो हम दो तरीकों का उपयोग करते हैं, दो विधियों का उपयोग करते हैं। पहली विधि है वैज्ञानिक विधि, दूसरी विधि है शास्त्रीय विधि, यानी कि साइंटिफिक एंड क्लासिकल मेथड। तो आइए पहले हम देखते हैं वैज्ञानिक विधि के बारे में, यानी कि साइंटिफिक मेथड के बारे में। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड में हम अनुभवजन्य अध्ययन करते हैं, यानी कि एम्पिरिकल स्टडी करते हैं। इसमें तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। वास्तविक घटनाओं का गहन विश्लेषण तथा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो जो वैज्ञानिक विधि होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने की, उसमें मुख्यतः तथ्य तथा आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि डेटा देखा जाता है अलग अलग देशों का तथा उसको कंपेयर किया जाता है, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। पहले गहन विश्लेषण किया जाता है उस पर कि ये जो तथ्य है या ये जो आंकड़े हैं ये सही है या नहीं, इस पर गहन विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद अलग अलग देशों के बारे में तथ्य तथा आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है एंड देन उसको कंपेयर किया जाता है, यानी कि उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखा जाता है? ये देखा जाता है कि एक देश में अगर कोई घटना हो गई है तो कैसे वो दूसरी घटना को प्रभावित कर रही है। ठीक है, एक देश में जो भी घटना घटित हो गई है वो दूसरे देश की घटना को कैसे प्रभावित करती है, ये सब देखा जाता है। थर्ड है तर्क संगतता, यानी कि रैशनैलिटी। इसमें तर्क पर आधारित निष्कर्ष निकाला जाता है। वैज्ञानिक पद्धति जो है इसमें क्या क्या तरीके प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें बहुत सारी विधियां हैं, जैसे सर्वेक्षण करना यानी सर्वे करना, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड जिसमें आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, तथा मॉडलिंग का उपयोग करना। इन सब पद्धतियों के द्वारा क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। ठीक है, इसी विधि को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े जो सिद्धांत है जैसे यथार्थवाद, उदारवाद, इनका उपयोग करके परीक्षण किया जाता है तथा व्यवहार में इनके प्रभावों को मापा जाता है। मतलब कि क्या रियल में इनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है या नहीं, ये इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
कि ये जो भी विचारधारा है, यथार्थवाद, उदारवाद, इन सब विचारधाराओं का वास्तव में व्यवहार में कोई प्रभाव है या नहीं, ये सब देखा जाता है। ठीक है, तथा अतीत तथा वर्तमान के आंकड़ों के आधार पर भविष्य के रुझानों का इसमें अनुमान लगाया जाता है। आइए अब जानते हैं शास्त्र की विधि के बारे में, यानी कि क्लासिकल मेथड। तो शास्त्रीय विधि यानी कि जो क्लासिकल मेथड है, इसका उपयोग भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इतिहास आधारित अध्ययन किया जाता है, यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऐतिहासिक घटनाओं, दस्तावेजों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को देखा जाता है जो कि हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताती हैं कि अलग अलग देशों के बीच में इतिहास में कैसे संबंध रहे। ठीक है, युद्ध, संधि, कूटनीतिक प्रयास, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। सेकंड है दार्शनिक दृष्टिकोण, यानी कि फिलोसॉफिकल अप्रोच। अब इसमें अलग अलग जो विचारक हैं जैसे थ्यूसाइड्स, इमैनुअल कांत, इन सब के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, न्याय तथा मानवीय मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा जो शास्त्रीय विधि है, इसमें सांस्कृतिक व नैतिक विचारों पर भी जोर दिया जाता है। इसमें अलग अलग देशों तथा सभ्यताओं की संस्कृति व मूल्य का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक तथा मानवीय मूल्यों की भूमिका का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शास्त्रीय विधि जो है ये मूल्य आधारित है, यानी कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए शास्त्रीय विधि का उपयोग करते हैं तो इसमें मूल्य आधारित अध्ययन किया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता, कूटनीति व न्याय के नज़रिए से देखा जाता है। ठीक है, यानी ये मूल्य आधारित अध्ययन की विधि है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर पैराडाइम बहस, यानी कि इंटर पैराडाइम डिबेट। अब इंटर पैराडाइम डिबेट क्या होती है, इंटरनेशनल रिलेशन में इसका क्या रोल है, क्या इसकी भूमिका है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पैराडाइम का मतलब क्या होता है। तो पैराडाइम का मतलब होता है एक निश्चित दृष्टिकोण या सिद्धांत। अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं तो हमको अलग अलग सिद्धांत देखने को मिलते हैं, जैसे वास्तविकतावाद यानी कि रियलिज्म, जिसे यथार्थवाद भी बोलते हैं, उदारवाद, संरचनावाद, आदर्शवाद। तो ये जितने भी सिद्धांत होते हैं इनको ही पैराडाइम कहा जाता है। ठीक है, अब अंतर पैराडाइम बहस का मतलब क्या है। अंतर पैराडाइम बहस या इंटर पैराडाइम डिबेट जो है, यह बहस अलग अलग सिद्धांतों तथा दृष्टिकोणों के बीच होती है। ठीक है, यानी कि जितनी भी विचारधाराएं हैं, चाहे वो आदर्शवाद हो, उदारवाद हो या मार्क्सवाद हो, ठीक है, या यथार्थवाद हो, ये जितने भी सिद्धांत है या जितने भी दृष्टिकोण हैं, ये जितनी भी विचारधाराएं हैं, इनके बीच में क्या होता है, बहस होती है कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो इनके बीच में जो बहस होती है इसी को ही अंतर पैराडाइम बहस कहा जाता है। इसमें ये पता लगाया जाता है, मतलब कि इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि कौन सा सिद्धांत, कौन सी विचारधारा या कौन सा दृष्टिकोण बेस्ट है, बेहतर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए। यानी कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो हमको कौन सी विचारधारा का या कौन से दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए, इस चीज़ पर इसमें जोर दिया जाता है, इस चीज़ के बारे में बहस की जाती है। तो अंतर पैराडाइम बहस जो है, इसमें जितने भी दृष्टिकोण हैं, जितनी भी विचारधाराएं हैं, उन सभी के फ़ायदे तथा नुकसान के बारे में भी बहस की जाती है। जैसे यथार्थवाद है तो इसका क्या महत्व है, इसके क्या गुण है, क्या इसके दोष हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उदारवाद है, इसके क्या गुण है, क्या इसके दोष हैं, इन सब के बारे में बहस की जाती है। ठीक है, तो वह विधि या वह दृष्टिकोण जिसके गुण सबसे ज़्यादा हो तथा दोष सबसे कम हो, उसको बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो अंतर पैराडाइम बहस जो है, इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में ही बहस की जाती है कि कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए। ठीक है, इसमें यह चर्चा होती है कि कौन सा पैराडाइम सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अब ये देखिए मुख्य पैराडाइम्स क्या क्या है। वास्तविकतावाद, वास्तविकतावाद जो है ये क्या मानता है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य है अपनी सुरक्षा व शक्ति को बढ़ाना। ठीक है,
यह युद्ध, संघर्ष व शक्ति के संतुलन पर आधारित होता है। दूसरा है उदारवाद। उदारवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर हमको सहयोग स्थापित करना है तो इसके लिए संस्था का मुख्य रोल है। ठीक है, यानी कि संस्था जो है इसकी मुख्य भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये किस पर जोर देते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना पर जोर देते हैं। कौन? उदारवादी। ठीक है, उदारवाद जो है युद्ध को भी नकारता है तथा शांति की स्थापना पर जोर देता है। नेक्स्ट है संरचनावाद। संरचनावादी जो है ये मानते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक तत्वों का मुख्य रोल है, मेन रोल है इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में। ठीक है, क्योंकि संरचनावाद का जो सिद्धांत है किस पर जोर देता है? सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक तत्वों पर। ठीक है, यह कहता है कि हर राज्य को अपनी पहचान तथा हितों का निर्माण करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि अंतर पैराडाइम बहस का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है ये समझना कि कौन सा पैराडाइम यानी कि कौन सा सिद्धांत वास्तविकता को बेहतर तरीके से समझाता है तथा किसका उपयोग बेहतर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। तो ये इस पर जोर देता है कि कौन सा सिद्धांत बेहतर है, ये पता लगाना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, इस बहस से यह भी स्पष्ट होता है कि क्या इन पैराडाइम्स को मिलाकर एक नया दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है या नहीं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से अधिक सटीक रूप से समझा जा सके। ठीक है, आइए अब देखते हैं अंतर पैराडाइम बहस के प्रभाव क्या है। तो इस बहस से विभिन्न सिद्धांतिक दृष्टिकोणों के बीच समृद्ध विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी सिद्धांत है या जितने भी दृष्टिकोण हैं उनके बीच में जो समृद्ध विचार हैं उनका आदान प्रदान इससे होता है। इसके अलावा यह हमारी मदद करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं को अधिक व्यापक तथा गहरे तरीके से समझने में। तो इसीलिए अंतर पैराडाइम बहस का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अच्छे से जानने के लिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न सिद्धांत या थ्योरीज। तो इंटरनेशनल रिलेशन को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमको अलग अलग थ्योरीज के बारे में जानना होता है। तो ये थ्योरीज क्या है, आइए देखते हैं। पहला है यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। यथार्थवाद का जो सिद्धांत है ये सत्ता तथा राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित है, यानी कि ये बोलता है कि हर देश या हर राष्ट्र का प्रयास किसकी तरफ रहता है? अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने की तरफ रहता है। ठीक है, जितने भी राष्ट्र है वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि उनके राष्ट्रीय हितों को, उनकी सत्ता को, उनकी शक्ति को बढ़ाया जा सके। यानी कि ये जो सिद्धांत है ये राष्ट्रीय हित तथा सत्ता पर जोर देता है। यथार्थवाद मानते हैं कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख खिलाड़ी हैं। सभी राज्य अपने अस्तित्व, सुरक्षा तथा शक्ति बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि वो अपनी सुरक्षा तथा शक्ति को बढ़ा सकें। इसी के लिए वो काम करते हैं, इसी के लिए वो नीतियाँ बनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को ये अराजकतापूर्ण यानी कि अनार्किक मानते हैं, जहाँ पर कोई केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता। तो ये किसका विचार है? ये विचार है यथार्थवाद का यानी कि रियलिज्म का। आइए अब जानते हैं नव यथार्थवाद यानी कि नियो रियलिज्म। नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद या स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरचना पर जोर देते हैं, यानी कि इनका मेन फोकस रहता है अंतर्राष्ट्रीय संरचना पर। ये मानते हैं कि अगर हमको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना है तो उसके लिए हमको इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। इसका विकास किसने किया था? कीनिथ वोल्ट्ज ने किया था। कीनिथ वोल्ट्ज ने विचारधारा दी थी नव यथार्थवाद की यानी कि नियो रियलिज्म की। ठीक है, ये राज्य की शक्तियाँ तथा उनकी भौगोलिक स्थिति पर जोर देते हैं। अब जो नव यथार्थवादी है ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि राज्य की जो शक्ति है वो इस चीज़ पर निर्भर करती है कि उस राज्य की भौगोलिक स्थिति कैसी है, सैन्य क्षमता कैसी है तथा आर्थिक संसाधन कैसे हैं। यानी कि
किसी भी राष्ट्र के पास जितनी ज़्यादा सैन्य क्षमता होगी, जितने ज़्यादा आर्थिक संसाधन होंगे, वो राष्ट्र, वो राज्य उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो ये राज्य की शक्ति की निर्भरता किस पर बताते हैं? सैन्य क्षमता व आर्थिक संसाधनों पर। नेक्स्ट है उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। उदारवाद सहयोग यानी कि कोऑपरेशन तथा संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूशंस पर जोर देते हैं। ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ये शांति तथा सहयोग को बढ़ावा देते हैं। लोकतंत्र, व्यापार तथा वैश्विक संगठनों के माध्यम से शांति बनाई जा सकती है। ये मानते हैं कि राज्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा व्यक्ति जो है इनकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट है नव उदारवाद यानी कि नियोलिबरलिज्म। नियोलिबरलिज्म जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा नियमों के महत्व पर जोर देता है। ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ में नियम भी होने चाहिए। ठीक है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को कम किया जा सके, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो एनार्की है, जो अराजकता है, उसको कम किया जा सके तथा सहयोग को बढ़ाया जा सके। यह राज्य को आपसी निर्भरता यानी कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस पर भी जोर देता है। ये मानता है कि अलग अलग राज्य जो है ये आपसी रूप से निर्भर है एक दूसरे पर, यानी कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है अलग अलग राज्यों के बीच में। ठीक है, तथा राज्यों को आपसी निर्भरता व संस्थागत तंत्र के माध्यम से एक साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है मार्क्सवाद। अब मार्क्सवादी जो है ये आर्थिक संरचना तथा वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास स्ट्रगल पर जोर देते हैं। ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग वर्गों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होता है, एक वर्ग ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। ठीक है, तो मार्क्सवादी जो है ये वर्ग संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये मानते हैं कि जब भी हम समाज में देखें तो हमको समाज में विभाजन देखने को मिलता है, चाहे वो दो वर्गों के बीच में हो या दो से ज़्यादा वर्गों के बीच में हो। ठीक है, जैसे शुरुआत में पूंजीपति वर्ग तथा निर्धन वर्ग के बीच में विभाजन था। ठीक है, इसके अलावा समाजवादी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, इन सब के बारे में भी ये चर्चा करता है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है ये मानता है कि आर्थिक असमानता यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अगर हमें अच्छे से देखना है तो आर्थिक असमानता तथा पूंजीवाद के संदर्भ में देखना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी आर्थिक असमानता तथा पूंजीवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ देश ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है तथा कुछ देश ऐसे जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ देश है जो कि पूंजीवादी विचारधारा का पालन करते हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट हैं, जैसे अमेरिका, एंड कुछ देश ऐसे हैं जो कि सोशलिस्ट हैं, यानी कि समाजवादी हैं। ठीक है, जैसे कि रशिया। तो अलग अलग देशों की अलग अलग विचारधारा होती है तथा अलग अलग देशों के बीच में असमानता भी देखने को मिलती है। इसके अलावा शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों का शोषण करते हैं, ये विचारधारा भी मार्क्सवादी अपनाते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को देखें तो एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है कि जो शक्तिशाली होता है वो कमज़ोर का शोषण करता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के संदर्भ में हो या देश के संदर्भ में हो। ठीक है, शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों का शोषण करता है तथा शक्तिशाली व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति का शोषण करता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी राष्ट्र या राज्य चाहता है कि कोई दूसरा राष्ट्र या राज्य उसका शोषण ना करे तो उसको शक्तिशाली बनना होगा। ठीक है, ये मार्क्सवादियों की विचारधारा है। नेक्स्ट है नव मार्क्सवाद यानी कि नियो मार्क्सिज्म। यह सिद्धांत वैश्विक पूंजीवाद यानी कि ग्लोबल कैपिटलिज्म की संरचना पर जोर देता है। ये मानते हैं कि विश्व स्तर पर पूंजीवाद का ज़्यादा प्रभाव फैला हुआ है। ठीक है, विश्व व्यवस्था को केंद्र तथा परिधि में ये बांटता है।
केंद्र में शक्तिशाली तथा विकसित देश है, जबकि परिधि में गरीब तथा विकासशील देश आते हैं। तो नव मार्क्सवादी क्या करते हैं, ये विश्व व्यवस्था को केंद्र तथा परिधि में बांट देते हैं। ये बोलते हैं कि केंद्र में विकसित देश हैं, जबकि परिधि में गरीब तथा विकासशील देश हैं। नेक्स्ट है नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म। ये जो सिद्धांत है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिंग की भूमिका को उजागर करता है। ये मानता है कि महिलाओं की अनदेखी हर सिद्धांत में की गई है। अगर हम उदारवाद देखें तो उसमें भी महिलाओं का कहीं जिक्र नहीं मिला। अगर हम यथार्थवाद या आदर्शवाद देखें तो वहाँ पर भी हमको महिलाओं के बारे में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता, क्योंकि महिलाओं की जो थिंकिंग है, महिलाओं के जो विचार है, उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो इसीलिए फिर नारीवाद का उदय हुआ। नारीवादी जो है ये बोलते हैं कि महिलाओं की अनदेखी की गई है, उनकी आवाज़ को शामिल नहीं किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में, ठीक है। जबकि महिलाओं के दृष्टिकोण से भी युद्ध, शांति तथा विकास को देखा जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का दृष्टिकोण भी महत्व रखता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए। ये पितृसत्ता तथा सत्ता संरचनाओं की आलोचना करते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य तथा संप्रभुता यानी कि स्टेट एंड सॉवरेनिटी। अब राज्य क्या होता है? राज्य एक राजनीतिक इकाई होती है जिसमें 4 मुख्य तत्व शामिल होते हैं। मतलब कि 4 मुख्य तत्व है जो कि मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। पहला है क्षेत्र, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार, चौथा है संप्रभुता। क्षेत्र यानी कि एक पीस ऑफ लैंड या टेरिटरी जहाँ पर कोई भी जनसंख्या या जहाँ पर कोई भी लोगों का समूह रहता है, ठीक है। तो राज्य के निर्माण के लिए क्षेत्र होना चाहिए, पीस ऑफ लैंड जहाँ पर लोग रह सकें। दूसरा जनसंख्या होनी चाहिए ताकि जनसंख्या जो है वो क्या कर सके, राज्य का अच्छे से संचालन कर सके, ठीक है। इसके अलावा सरकार होनी चाहिए जो कि जनसंख्या यानी कि जो लोग हैं जो उस क्षेत्र पर रह गए हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए सरकार होनी चाहिए तथा संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है एक सर्वोच्च शक्ति जिसके तहत वह अपने क्षेत्र में नियम बना सकें तथा लागू कर सकें। अब ये जो 4 तत्व होते हैं ये मुख्य रूप से किसका निर्माण करते हैं? राज्य का निर्माण करते हैं। अगर इसमें एक और तत्व जोड़ दिया जाए वो है संस्कृति, तो वो राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है। राष्ट्र के 5 तत्व होते हैं, राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के 4 तत्व है क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता, जबकि राष्ट्र में एक और तत्व जोड़ दिया जाता है वो है संस्कृति, ठीक है। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता का मतलब होता है सोवरेनिटी। ये एक सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके तहत व्यक्ति अपने क्षेत्र में नियम बना सकता है तथा उनको लागू कर सकता है बिना किसी बाहरी या आंतरिक हस्तक्षेप के, यानी कि बिना किसी इंटरफेरेंस के, ठीक है। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य या जो सरकार है उसके पास ये अधिकार हो कि वो अपने क्षेत्र में कोई भी कानून बना सके, उसको लागू कर सके, उस पर कोई भी आंतरिक हस्तक्षेप नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। कोई भी आंतरिक हस्तक्षेप सरकार के काम में नहीं किया जाएगा, ये कहलाता है आंतरिक संप्रभुता। दूसरा होता है बाह्य संप्रभुता, यानी कि अन्य राज्यों से स्वतंत्र रहकर निर्णय लेने की क्षमता। हर राज्य के पास ये क्षमता होती है कि वो अन्य राज्यों से स्वतंत्र रहकर निर्णय ले सके। हर राज्य के पास ये क्षमता होती है, ठीक है, कि वो दूसरे देशों, दूसरे राज्यों के हस्तक्षेप के बिना अपने राज्य का संचालन अच्छे से कर सकें। तो ये बाह्य संप्रभुता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है युद्ध तथा शांति, यानी कि वॉर एंड पीस। युद्ध क्या होता है? युद्ध का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा गुटों के बीच में सशस्त्र यानी कि शस्त्रों के साथ संघर्ष यानी कि लड़ाई, ठीक है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण या सामाजिक कारण। नेक्स्ट है शांति। शांति का अर्थ होता है युद्ध की अनुपस्थिति होना। वो स्थिति जब युद्ध नहीं होता तो उस स्थिति को शांति कहा जाता है, ठीक है। इसमें समझौते तथा कूटनीति के जरिए विवादों को सुलझाना शामिल होता है, यानी कि शांति स्थापित करने के लिए समझौते किए जाते हैं, कूटनीतिक संधियां की जाती हैं।
ठीक है, ताकि विवादों को सोल्व किया जा सके, सुलझाया जा सके। नेक्स्ट होता है संयुक्त राष्ट्र का योगदान। युद्ध रोकने तथा शांति को स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक तथा कूटनीति का उपयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य काम ही होता है युद्ध रोकना तथा शांति स्थापित करना। नेक्स्ट आता है मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख अधिकार है जैसे जीवन का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार तथा न्याय का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की घोषणा 1948 में हुई थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, एंड इसका काम क्या होता है ये देखना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वो अपने देश में रह रहे मानव के अधिकारों की रक्षा करें। ठीक है, कोई भी राज्य या कोई भी राष्ट्र अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में अपने मानव यानी कि अपनी जनसंख्या के साथ उसके अधिकारों का हनन ना करें। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम होता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का। तथा इस आयोग की जो स्थापना हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य ही था मानव अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर। नेक्स्ट है वैश्विक शासन यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस। वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग देश, संगठन तथा संस्थाओं का सहयोग लिया जाता है। इसी को वैश्विक शासन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ मुख्य संस्थान हैं जिनका उपयोग किया जाता है वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। इसका उद्देश्य होता है गरीबी का उन्मूलन करना, पर्यावरण को संरक्षित करना यानी कि पर्यावरण की रक्षा करना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। आइए अब जानते हैं जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है दीर्घकालिक तापमान तथा मौसम में बदलाव। ठीक है, यानी कि जब तापमान तथा मौसम में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले या छोटा बदलाव देखने को मिले जो कि दीर्घकालिक हो यानी कि लंबे समय तक हो, तो ऐसे बदलाव को जलवायु परिवर्तन का नाम दिया जाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण हो रहा है, क्योंकि मानव की कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो कि जलवायु परिवर्तन को और भी ज़्यादा तेज़ कर रही है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की गति को बढ़ा रही है। इसमें क्या होता है, तापमान तथा मौसम में लंबे समय तक बदलाव देखने को मिलता है। इसके कारण है ग्रीन हाउस गैसेज जिनका उत्पादन फैक्ट्रीज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, औद्योगिक गतिविधियाँ, वनों की कटाई। नेक्स्ट है परिणाम। इसका परिणाम होता है ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, सूखा तथा बाढ़ जैसी गतिविधियाँ। ठीक है, तो ये जो घटनाएं होती है, सूखा, बाढ़, इन सब के कारण क्या होता है, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन और भी भयंकर रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए जलवायु परिवर्तन की समस्या एक बड़ी समस्या है वैश्विक स्तर पर। इसके समाधान देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना। पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, जिसके तहत ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर सहयोग तथा जागरूकता को बढ़ाने का भी इनिशिएटिव लिया गया, यानी कि ये प्रस्ताव रखा गया कि अलग अलग कैंपेन्स के द्वारा, अभियानों के द्वारा वैश्विक स्तर पर जागरूकता को बढ़ाया जाए ताकि लोग अवेयर हो, जागरूक हो इस बारे में कि जलवायु परिवर्तन को कैसे कम करना है। ठीक है, आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय सभ्यता तथा भारतीय संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में योगदान। तो भारतीय सभ्यता तथा भारतीय संस्कृति ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफ़ी योगदान दिया है। आइए देख लेते हैं क्या क्या योगदान भारतीयों ने दिया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में।
तो भारतीय संस्कृति का काफ़ी योगदान देखा जाता है। जैसे पहला है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा भारतीय संस्कृति ने ही दी है, जिसमें ये कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की ये जो विचारधारा है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, ये विचारधारा भारतीय संस्कृति का मूल है, जो कि वैश्विक शांति तथा सद्भावना को बढ़ावा देता है। यह अवधारणा संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की नीतियों में परिलक्षित होती है। सेकंड है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। भारत ने 20वीं सदी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, जिससे भारत जो था वो और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों ने भारत को जाना था जब भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। इसने शीत युद्ध के दौरान यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान विकासशील देशों को एक स्वतंत्र आवाज़ प्रदान की। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयास। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना मिशनों में सक्रिय योगदान दिया है, यानी कि भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा क्या प्रयास किया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, भारत ने प्रयास किया है कि अलग अलग देशों के बीच में शांति की स्थापना की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने का भारत ने प्रयास किया है। अफ्रीका तथा एशिया के कई देशों में शांति स्थापना की मुख्य भूमिका किसकी देखी जाती है? भारत की। भारत की भूमिका जो है वो काफ़ी सराहनीय रही है अफ्रीका तथा एशिया के देशों में शांति की स्थापना करने में। नेक्स्ट है प्राचीन सभ्यता तथा ज्ञान का प्रसार। भारत ने योग, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म जैसे ज्ञान तथा आध्यात्मिक परंपराओं का वैश्विक स्तर पर प्रचार किया है। बौद्ध धर्म ने एशिया के कई देशों में भारत तथा उनके संबंधों को मजबूत बनाया है। नेक्स्ट है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इसमें क्या शामिल है? भारत ने बॉलीवुड, भारतीय संगीत, खान पान तथा त्योहारों के माध्यम से विश्व स्तर पर अपनी छवि को सशक्त बनाया है। ठीक है, भारत ने बॉलीवुड, भारतीय संगीत, खान पान तथा त्योहारों के माध्यम से अपनी छवि को पूरे विश्व में मजबूती से दिखाया है, पेश किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनाया जाता है। इसका प्रस्ताव भी भारत ने ही रखा था यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक बहुत ही खास पहल थी जो कि भारत के द्वारा ही पेश की गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एंड इसी का प्रभाव हुआ कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक तथा व्यापारिक संबंध। भारत ने आर्थिक तथा व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं वैश्विक स्तर पर। ठीक है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के माध्यम से वैश्विक संबंधों को मजबूत किया है, इसको मजबूत बनाया है। ठीक है, भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क तथा ब्रिक्स जैसे मंचों में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है पर्यावरण तथा सतत विकास में योगदान। भारत ने जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक मंचों पर नेतृत्व किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन भारत की प्रमुख पहल है। ठीक है, तो यानी कि भारत ने पर्यावरण तथा सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये भारत का योगदान रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर करके जाइएगा कि भारत का क्या योगदान रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।